नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आपको लिए चलेंगे विधानसभा। उसके पहले आपको बता दूं कि आज हरियाणा बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। तो वहीं बेरोजगारी अपराध घोटालों को लेकर कांग्रेस मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत साबित करेंगे, जिसके लिए आज सभी विधायकों को व्हिप जारी करके सभी को सदन में हाजिर होने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सदन में विश्वास और अविश्वास लड़ाई के दौरान जबरदस्त हंगामे होने के आसार हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़ विधानसभा सदन, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ट्रायल रन 90 दिन इसका हुआ 2017 में, और उसके बाद में नॉन फंक्शनल है 2017 के बाद में। 8,12,99,000 रुपए इस पे खर्च हुआ। 7,52,82,000 रुपए की पेमेंट की जा चुकी है। सर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट, इसको रिसाइकल्ड वाटर को रीयूटिलाइज करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 3 एसटीपी शामिल हैं। एक पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट का है, एक अर्बन लोकल बॉडीज का है और एक एचएसवीपी का है। इनमें तीनों में कैपेसिटी इनकी लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट का जो है इसकी 6 MLD था, पब्लिक हेल्थ का 7.5 MLD और एचएसवीपी का 5 MLD। टोटल 18.5 MLD कैपेसिटी के हैं। टोटल अगर क्यूसिक में करो 7.5 क्यूसिक इसका बनता है। इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनके तैयार है, और दुर्भाग्यवश तीनों में से एक भी एसटीपी फंक्शनल नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला हूं। सीएम साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से भी 2-3 बार नोट गया है। मैं पिछले 3 साल से, जब से इरिगेशन का प्रोजेक्ट जब से बना है, तब से तीनों डिपार्टमेंट्स में मैं घूम रहा हूं, और तीनों से अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो इस पे काम, अपने वाले पे काम शुरू कर रखा है। वो कहते हैं मार्च तक हैंड ओवर कर देंगे। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट का अभी तक वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि मुझे स्पेसिफिक टाइम बता दें। इन्होंने 1 साल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इट विल बी डन विद इन 1 ईयर, और इसका पैसा हम पब्लिक हेल्थ में जमा करवा देंगे। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप माननीय मंत्री जी से ये कहें कि क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इतना पैसा लग गया उस इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट एज इट इज पड़ा रहेगा, तो इसको टाइम बाउंड तरीके से 1 साल का पीरियड ज्यादा है। मेरा अनुरोध है कि इसको फटाफट पैसा उनको देके 6 महीने के अंदर इसको फंक्शनल करवाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मेंबर की जो समस्या है वो जेन्युइन है। ये 2013 में बन गया था, और 2017 में इसका ट्रायल हुआ, और वो केवल 90 दिन चला। लेकिन उसके बीच में कुछ तो फॉरेस्ट की एनओसी नहीं आई थी, और अब जो जैसा उन्होंने कहा है, जो हमने उत्तर में भी लिखा है कि इसका पैसा जो है वो हमने जमा करवा दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब विद इन 1 ईयर ये काम पब्लिक हेल्थ के को हमने डिपॉजिट करवा दिया है, और ये काम अब 1 साल में हो जाएगा। कोशिश करेंगे और भी जल्दी करने की। पैसा हमने जमा करवा दिया। धन्यवाद सर, मैं यही चाहता हूं, थोड़ा जल्दी, जितना जल्दी हो जाए करवा। धन्यवाद। श्री धर्म सिंह छोकर जी, 22 नंबर। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पीकर। सर, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहूंगा, जो ये नरायणा फाटक पर जो रेलवे अंडरपास बनना है, ये करीब 3-4 साल से यही बात सुनते आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा है भाई पैसा 6,81,00,000 रुपए मंजूर हो चुका, स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है। बट ये 1 साल से ऐसा हो रहा, साइड वाले जो अंडरपास बन रहे हैं उनसे इसको लिंक कर रहे हैं। वो बहुत दूर अदर फाटक के जो बन रहे हैं अंडरपास, उनके बनने के बाद इसको शुरू करेंगे। तो इसके बारे में कहना चाहूंगा मंत्री जी से, उससे उसके लिंक ना करके इसका काम शुरू करा जाए, कि वहां आने जाने की
बिल्कुल इस नेशनल हाईवे से टच करता है और शहर को ये मेन रास्ता है। करीब 25-30 गांव का एक ही रास्ता जाता है, तो इससे जल्दी से जल्दी इसका टेंडर करवाकर इसको तुरंत काम शुरू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा जायज है, क्योंकि LC 44 ये पड़ता है, 45, 46, 47 पर तीनों पर अभी काम चल रहा है। आज की परिस्थिति में अगर 44 पर हम काम शुरू कर देते हैं तो कोई भी रास्ता NH की कनेक्टिविटी का नहीं बचेगा। ये LC 43 है, LC 43 पर है सर, सॉरी LC 44 और LC 43 का जो काम है वो 44 और 45, 47 इन पे काम चल रहा है। और जैसे ही 44 का काम कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली मई तक हो जाएगा, तो हम इसका काम टेकअप करेंगे। क्योंकि अगर इसका काम भी हम पैरेलली टेकअप कर लेते हैं तो NH की कनेक्टिविटी बिल्कुल बाधित हो जाएगी। तो हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी चला गया है, रेलवेज की तरफ से भी परमिशन आ चुकी है, और काम जैसे ही 44 का कंप्लीट होगा 43 का हम शुरू करेंगे। स्पीकर सर, 44-45 की बात कर रहे हैं डिप्टी CM साहब, इससे कोई इसके बीच में ROB पुल बना हुआ है, इससे कोई इसका प्रभाव नहीं है। अधिकारी लोग कह देते हैं भाई इससे उसका शुरू करेंगे, क्या या कॉन्ट्रैक्टर एक है इनका, ये मुझे पता नहीं, बट ये जो ROB है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको काम रुकने से, इसके चलने से वो भी चलता रहे, ये भी चलता रहे, कनेक्टिविटी है। उनका कंसर्न जो है ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के, ट्रैफिक कंजेशन में जाम लगना शुरू हो जाए तो फिर वो बन जाए, साथ के साथ दूसरा शुरू हो जाए। सर, इसके साथ साथ एक मेरा सप्लीमेंट्री है, हमारा जो यमुना पुल है बिलासपुर से कोडी नांगल, करीब 12 साल हो चुके हैं उसके शुरू होते चलते तो हमारी सरकार में मंजूर हुआ था, वो अब तक वो अधूरा पड़ा है। ऐसे मनाना ROB भी उसकी काम की स्पीड की जाए। आज कई सालों से मनाना जो फाटक पर ROB बन रहा है वो काफी धीमी गति से। आप सभी पुलों का ऑफ हैंड कैसे जवाब देंगे कि उनकी क्या स्थिति है? चलो, मेरा कहना है जो आज उसको स्पीड थोड़ी कह के उसको जल्दी करा दिया, क्यों वो पूरा मतलब कई सालों से चल रहा है, उनको आने जाने में दिखते हुए, क्यों बीच में रेलवे फाटक पड़ती, रेलवे लाइन पड़ती है। आधा करीब इस गांव में, इस साइड में 30-35 गांव को आने में, समाल का टाउन में आने बड़ी दिक्कत आने पड़े जमींदारों में। अब किसान का सीजन भी शुरू हो जाएगा तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आपके माध्यम से डिप्टी CM अनुरोध है उसको जल्दी से जल्दी स्पीड भागे, जल्दी उनको मनाना जो ROB बन रहा है और जो कोडी नांगल का जो बिलासपुर का जो पुल है उसको जल्दी कंप्लीट कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो सुझाव आए उसको टेकअप करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम है उसके अंदर उसको कंप्लीट कराना। ठीक, श्री प्रदीप चौधरी। 23। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न 3 भागों में है। क भाग में नगर निगम पंचकुला के वार्ड 20 में गांव कोट की नंदीशाला में उद्घाटन के समय 8 नंदियों को रखा गया था। भाग क में वर्तमान में गांव कोट की नंदीशाला में 93 नंदी रखे हुए हैं, जिसमें उद्घाटन के समय रखी गए 8 नंदी भी शामिल हैं। नंदीशाला का प्रबंधन और संचालन नंदी गो सेवा सदन द्वारा किया जा रहा है और इस संस्था द्वारा अपने स्तर पर उनके चारे का प्रबंध किया जाता है। भाग ग, नंदीशाला का उद्घाटन सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे शेड, चारा, पानी व बिजली इत्यादि की उपलब्धता होने के उपरांत ही किया गया था। अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रैल 2023 को इस नंदीशाला का उद्घाटन हुआ था और उस समय यह बताया गया था कि यहाँ कम से कम 2000 नंदी रखने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये किसने बताया? उसी टाइम जो भी एक चल रही थी बात नहीं, कोई आपके पास तो, और जो मैंने कहा कि इसका उद्घाटन जो जल्दीबाजी में किया गया, क्योंकि आज भी यहाँ कंप्लीट है और इसके नीचे से पानी भी नाले का निकल गया और ये भी चर्चा है कि इसको कहीं शिफ्ट करने की भी सरकार की योजना है, क्योंकि नीचे से पानी निकल गया जो उसके बीच में से नदी थी ऊपर से। तो जल्दबाजी में बनाने का क्या कारण है? अगर शिफ्ट करना है तो इसका जो खर्चा हुआ है सरकार की जो भरपाई कौन करेगा? और पंचकुला में पशु मुक्त करने का भी आप सरकार का एक सरोकार था कि हम इसको पंचकुला को लावारिश पशु मुक्त किया जाएगा। लेकिन आज भी नंदी चाहे पंचकुला की गौशालाओं के बाहर जो डंपिंग ग्राउंड है वहां बैठे हैं, रामगढ़ अड्डे पर बैठे हैं। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी
कि जहां पशु घूम रहे हैं उनकी बेकदरी हो रही है, उनके साथ डंडे मार मार के निकालते भी हैं, हादसे भी हो रहे हैं, तो सरकार की क्या सोच है कि ऐसे पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में लाने का सरकार कोई काम करने की व्यवस्था करेगी? मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हमसे, लेकिन अभी हमने एक अभियान भी लिया है कि पूरे हरियाणा में 2 महीने तक ये स्पेशल अभियान चलाकर हम इनको इकट्ठा करके और नंदीशालाओं में और गौशालाओं में पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें पहले जो 40 करोड़ का बजट होता था, 400 करोड़ का बजट इसमें दिया है। तो इसके बारे में मेरी आदरणीय जो गौशाला के जो गो आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनसे भी बात हुई है। एक स्पेशल अभियान उनको मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसे कई जगह बेसहारा या लावारिस पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हुए। प्रदीप जी, वैसे तो मैं, क्योंकि मेरी विधानसभा का ये मसला है, मामला है, ये विधानसभा की बात नहीं कर रहा दूंगा तो नहीं, विधानसभा की बात नहीं। जहां कोई एक्सीडेंट होते हैं वो उनको मुआवजा देने की सरकार की कम से कम 2000 गऊ गाय पिछले 4 साल के अंदर गौशालाओं के अंदर, पंचकूला के अंदर 4 नई गौशालाएं खोल के, एक नंदीशाला खोल के वहां पहुंचाई है। और आज उक्का दुक्का कुछ गायें अभी भी बचती हैं, वो अगले 2 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं, जहां कोई दुर्घटना होती है पशुओं के कारण, उसके लिए हमने हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। जहां कहीं पर गाय की जख्मी होती है, उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस दी है। एम्बुलेंस लेकर के जो वहां पर उपचाराधीन जो उपचार करने का एरिया है, वहां ले जाकर के उनका उपचार किया अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं जान माल जहां चली जाती है उसकी बात कर रहा हूं, उसको कोई मुआवजा देने की सरकार की योजना है? जहां कोई बंदा मर गया, जैसे कोई जान माल चलेगी, उसका जो भी नियम हैं, उनके तहत जो भी बनेगा वो देगी सरकार। श्री लीलाराम जी। 24 जी। सर, आंसर इज लेट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उप मुख्यमंत्री महोदय, ये मेरे हल्के के दोनों गांव बड़े गांव हैं। गांव गुणा भी बड़ा गांव है और गांव छोट भी बड़ा गांव है, और हल्के का एक ही रास्ता है जो एक गांव से दूसरे को जोड़ता है, और वो कच्चा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है उप मुख्यमंत्री महोदय से कि इसको जल्दी से जल्दी पक्का करवाने का काम करें, ताकि किसानों को इससे राहत मिले। और आपके माध्यम से एक उप मुख्यमंत्री, हल्के की एक सड़क है जी NH 152A, वो भारतमाला के तहत भी उस सड़क का नाम है। वो पंजाब के बॉर्डर खनौरी से वाया सांगण, वाया पाड़ला और कैथल, और ये 2017 में अध्यक्ष जी पास हुई थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क को भी बनाने का काम करें। और इसी सड़क का एक बाईपास भी पास है, जो इस कैथल खनौरी रोड से गढ़ी गांव से होकर के गांव सिरटा, गांव खुराना और मेरा अपना गांव है जी गांव उजाना को, उस बाईपास को भी बनाने का अनुरोध है मेरा सरकार से। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल था वो गुना से छोट तक की कनेक्टिविटी का था, और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 3 क्रम की ये सड़क है, और 3 क्रम की सड़क को PWD टेकअप नहीं करता। ऑल्टरनेटिव सड़क आज के दिन भी है जो पास वाले गांव से कनेक्टिविटी बनाती है। और माननीय सदस्य अगर कोई 2 बड़े गांव की कनेक्टिविटी का प्रपोजल दे रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि 3 क्रम को अगर वहां के फार्मर्स मिलकर सरकार की सहमति के साथ 7 क्रम करना चाहें, तो भविष्य के अंदर सरकार इसको टेकअप करेगी। जो और प्रपोजल्स इन्हें बात करी है, सरकार जरूर उन पर विचार करेगी। श्री सोमवीर जी। 25 सर, डिटेल्ड आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। माननीय स्पीकर साहब, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरी करवत प्रार्थना है कि सारी चीज की मंजूरी हो चुकी है और बजट भी सैंक्शन हो चुका है। इसका काम जितना जल्दी
क्योंकि काफ़ी पुरानी समस्या है दादरी 4 लेन की और दादरी ओवरब्रिज की। तो मेरी प्रार्थना है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू किया जाए और कब तक ये संभावना है इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां आरओबी की बात है, ये 2024 के जुलाई के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। ये चली गई है, सारी परमिशन दे दी गई। और जहां दूसरा सवाल माननीय सदस्य की लिंक रोड का था, उसकी फॉरेस्ट की परमिशन पेंडिंग है। जैसे ही फॉरेस्ट से अप्रूवल आएगा उसका काम भी सरकार शुरू करेगी। धन्यवाद। श्रीमती रेणु बाला जी। प्रश्न नंबर 26। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके कई भाग का उत्तर है। अनुसूचित जातियां और उनके विकास प्राधिकरणों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान अधिनियम को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, जबकि अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए संसाधनों का अनुपातिक और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाता है। ख भाग का उत्तर है कि उपरोक्त को ध्यान रखते लागू नहीं होता। ग भाग का उत्तर है जरा माइक नहीं आ रहा। ग भाग का उत्तर है कल्याणकारी योजनाओं के लिए CCSP घटक राज्य के कुल बजट से निर्धारित किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल बजट का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अक्सर वैसे देखा गया है कि स्पेशल कंपोनेंट के तहत केवल डिस्ट्रिक्ट प्लान में ही अलग से बजट दिया जा रहा है, लेकिन उसका ना तो समय पे उपयोग किया जाता है और ना ही वो पैसा लगाया जाता है किसी भी स्कीम में। और 31 मार्च के बाद ये पैसा लैप्स हो जाता है और उस पैसे को अनुसूचित जातियों के विकास काम में लगाने की बजाय किसी और योजना में लगा दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी स्पेशल कंपोनेंट स्पेशल सब प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए ताकि अलग से बजट दिए जाने का प्रावधान ये पैमाना साफ करा लो। और मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि जैसे सीएम साहब ने कहा कि मेरी ओर से कोई विश्वास ऐसा झूठा नहीं दिलाया गया, मैं एक लाइन और जोड़ता हूं विश्वास की और उसकी। मैं ये जोड़ता हूं कि मैंने बस स्टैंडों के लिए प्रश्न लगाया था। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अपने परिवहन मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था सदन के अंदर कि मार्च 2022 तक आपकी बस स्टैंडों की बिल्डिंग बना दी जाएंगी, आपके बस स्टैंड बना दिए जाएंगे। परंतु आज तक भी एक ईंट वहां नहीं रखी गई। कल मैंने अधिकारियों से बात की, डीसी अपने जीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने बताया कि यहां जमीन ही नहीं है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब सरकार कहीं भी कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है, कोई भी जैसे बनाना चाहती है, तो उसके लिए सरकार खुद भी तो जमीन लेती है। मान लिया जाए मेरे तो वहां जमीन है दोनों जगह, मान लिया जाए यदि वहां जमीन भी नहीं है और वहां लोगों को जरूरत है, जनता को जरूरत है, बड़ी भारी समस्या है, तो क्या सरकार इसके लिए जमीन मोल नहीं ले सकती? अध्यक्ष महोदय, आई स्टैंड करेक्टेड। वो इसराना के अंदर इरिगेशन का रेस्ट हाउस है, मतलोडा में नहीं है, और मतलोडा से 12 किलोमीटर पे रेस्ट हाउस है। माननीय सदस्य ने इस चीज को दुरुस्त किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मगर ये रामकथा इतनी बड़ी गादी, बस स्टैंड बना दिया, बस स्टैंड की जमीन नहीं ली, इसका कोई भी औचित्य मुझे नहीं लगता इस सवाल से है। माननीय सदस्य को दोबारा सवाल लगा लेंगे। स्पीकर सर, बात रामकथा की नहीं थी, बात झूठा विश्वास दिलाने की थी। आप चेक करा लो, यदि बस स्टैंडों की बात डिप्टी सीएम साहब की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विश्वास ना दिलाया गया तो आप चेक करा लो, दिलाया गया बात रामकथा की नहीं थी। रामकथा में तो आप यही भूल गए कि आपने जिसने रामायण लिखी, जिसने राम का सारा चरित्र लिखा,
आपने जो सरकार ने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी ने, वो उसमें ये ही नहीं लिखा गया कि ये सारी जो लिखी भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी, आपने ये भी नहीं लिखा उसमें। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम भूल गए। मैं तो केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम का जो एयरपोर्ट है वो रखा गया। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को प्रस्ताव में खड़े होकर इसका समर्थन जरूर करना चाहिए कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया। तो मेरा मानना ये है कि एक अध्यक्ष महोदय, आंसर सदन के पटल पर है। आपने उस भगवान वाल्मीकि का उसमें नाम नहीं लिखा। बैठिए रामनिवास जी, बैठिए। ये नाम का किसी आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब आया है कि मैंने जो क्वेश्चन लगाया था कि फग्गू गांव में पशु मेला लगता है तो उसको बंद क्यों किया गया। कारण बताया गया है कि वहां शामलात या पंचायत भूमि नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पिछले 18 सालों से ये मेला वहां पे चल रहा है, जिससे सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है। और पिछले 6 महीने से ये बंद होने के कारण पहला तो सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, दूसरा वहां जो सैकड़ों पशु व्यापारी है उनका नुकसान हो रहा है कि उनको पंजाब में जाना पड़ता है। वो पंजाब की बॉर्डर के पास है, हरियाणा को दोहरा नुकसान। और तीसरा कि जो भूमि जिस भूमि पे चल रही थी पशु मेला वो फ्री दिया हुआ है, उसमें कोई सरकार से पैसा वो लेता ही नहीं है। जिस आदमी ने दिया हुआ है प्राइम लोकेशन पे है। इसको बंद करने का कारण मैं बताता हूं कि कुछ और है। इन्होंने लिखा है कि गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति की है। उनकी आपत्ति इसलिए नहीं है कि ये मेला बंद हो जाए, उनकी आपत्ति ये है कि ये फ्री की जमीन में ना हो, उनकी जमीन ली जाए और सरकार से वो ठेका ले। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप इस पे निर्णय लें। फ्री की जमीन है और वहां पे सैकड़ों लोगों का जो है व्यवसाय है और वो खराब हो रहा है और सरकार को नुकसान हो रहा है। तो इस पे मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पे मेला स्टार्ट किया जाए। हमारे पास अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट जमीन पर मेरा लगता था तो कुछ ग्रामवासियों का विरोध था इसके खिलाफ। उनकी आपत्ति थी भी ये प्राइवेट जमीन पर लगता है, और वो क्यों थी, उनके शायद हमारे पास जो शिकायत थी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट वहां पर थे। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, आप पंचायत से प्रस्ताव पास करवा के पंचायत को कोई भूमि लीज पर दिलवा के और वहां पर आप मेले का आयोजन करवा लीजिए, या कोई दूसरे गांव की जो पंचायती भूमि है वो देने का काम करें, मेला शुरू करवा दें। अध्यक्ष जी, वो फ्री जमीन है, उसमें वो लीज पे अगर लोगे तो आप उसी पे पंचायत ने लीज देना है, वही लोकेशन बनती है। उस पे क्या आप सरकार को कुछ आपत्ति आई है, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आपत्ति की है, उसके कारण ये निर्णय हुआ है। नहीं, अगर कोई आप पंचायत का प्रस्ताव, पंचायत, मैं यही बताना चाह रहा हूं सर, जो पंचायत है उसी भूमि पे लीज करेगी। जब लीज करेगी तो आप समझिए कि सरकार को तो देना पड़ेगा। अब सरकार के पैसे का प्रस्ताव आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, मुझे लगता है। और दूसरा, इनका जो दूसरा जवाब है, कहते हैं कि गांव फग्गू में लगने वाले मेले को कहीं भी उसका ट्रांसफर नहीं किया गया। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि मैं ट्रांसफर लेटर मेरे पास है जिसमें डीसी साहब ने ये किया है, ये इनको गलत सूचना दी गई है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। बाकी मैं मंत्री जी से बैठ के जो भी पंचायती रेजुलेशन की बात है वो भी हम करवा देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री अमित सिहाग जी। क्वेश्चन नंबर 31। स्पीकर सर, बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार हैं। कुशल पुलिसिंग के लिए राजस्व जिला सिरसा के क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या MSO 54 दिनांक 10/2/23 दिनांक 23/8/23 के तहत पुलिस जिला सिरसा और डबवाली में विभाजित किया गया था। पुलिस स्टेशन रोडी और बड़ागुड़ा को पुलिस जिला डबवाली के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। ग्राम पंचायतों और बार एसोसिएशन के कई आवेदनों पर विचार करने के बाद सरकारी अधिसूचना संख्या SO 6HA 25/2008 S 10/2024 दिनांक 24/1/24 के
माध्यम से पुलिस स्टेशनों को पुलिस जिला सिरसा के क्षेत्रीय अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया है। कालांवाली में उपमंडल न्यायालय स्थापित करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट उपायुक्त सिरसा से मांगी गई है, लेकिन रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इस संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या पुलिस चौकी को चौटाला पुलिस चौकी को थाना अपग्रेड करेंगे? जी, मामला सरकार के पास विचाराधीन है और उचित विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दवाली को पुलिस जिला उसकी भौगोलिक परिस्थिति और तेजी से बढ़ते हुए नशे और अपराध की जो समस्या है उसके मद्देनजर बनाया गया था। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब है और अपराधियों के लिए बड़ा सुगम है कि वहां पे अपराध करके दूसरे प्रदेशों में चले जाना। अब बड़ागुड़ा और रोड़ी जो थाने हैं उनको दवाली पुलिस जिला से स्थानांतरित करके दोबारा सिरसा पुलिस जिले में डाला गया है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था मुख्यमंत्री जी का इसको पुलिस जिला बनाना दवाली को, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कमजोर करने का काम करता है और इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, जितने भी पंजाब से सटे हुए गांव हैं, वह एक ही पुलिस जिला दवाली पुलिस जिला के अंतर्गत आने चाहिए, ताकि जो पुलिस प्रशासन है वह संयोजित और प्रभावशाली ढंग से नशे के ऊपर और जो अपराध है उसके ऊपर नकेल कर सके। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सिरसा जिला है उसमें तकरीबन 354 गांव हैं, 344 गांव हैं। उनमें से जो दवाली पुलिस जिला है उसमें केवल 90 गांव आते हैं, बाकी सिरसा पुलिस जिले में 254 गांव आते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं पहला सवाल मंत्री जी से एक मांग के माध्यम से भी करना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी सिरसा जिला के जितने भी थाने हैं उनकी दोबारा नए ढंग से हदबंदी करवाकर पहला ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गांव जिस पुलिस जिले, दोनों पुलिस जिले में से ज्यादा नजदीक पड़ता है उसके अंदर डालने का काम करें। उसमें विशेष करके ध्यान रखें कि जो पंजाब से सटी हुई सीमा है, जो थाने पंजाब से सटे हुए हैं, वे सारे के सारे दवाली पुलिस जिला के अंतर्गत आए ताकि वे ज्यादा प्रभावशाली हो। उसके साथ साथ जो एक न्याय संगत तरीके के साथ कि दोनों पुलिस जिलों के अंदर जो गांव का आवंटन हो वो तकरीबन बराबरी के भाव में हो, जितना ज्यादा तर्कसंगत तरीके से किया जा सके। तो पहला सवाल तो मेरा मंत्री जी से ये है। एक बार ही कर लो ना, बार बार की बजाय। और क्या है सर? दूसरी बात है जो आपने अभी एडीजे कोर्ट के बारे में की और जो सब डिवीजन कोर्ट है कालांवाली में, जो सिरसा के अंदर तकरीबन 55% जो मामले हैं, चाहे वो सिविल सूट्स हों चाहे वो आपराधिक मामले हों, वो दवाली पुलिस जिले से संबंधित हैं। और उन मामलों के लिए चाहे अधिवक्ता हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको सिरसा जिला न्यायालय में जाना पड़ता है, जो शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे है, चौटाला गांव से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे। तो बहुत बड़ी एक समस्या रहती है। तो मैं ये मांग भी करता हूं कि जो दवाली के अंदर एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाए, उसका संसाधन वहां पे मुहैया है, बिल्डिंग है वहां पर, तो उसको करेंगे तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। आपने ये कहा कि सब डिविजनल कोर्ट जो कालांवाली की है उसका एक प्रस्ताव चल रहा है, बहुत पुरानी मांग है, ये भी अब दवाली पुलिस जिले के अंतर्गत आती है, न्याय संगत मांग है, उसको भी पूरा कराया जाए। और आखिर में इसी के साथ एक और सवाल करते हुए मैं कि जो चौटाला गांव है वो आबादी के हालात आधार पर एक बहुत बड़ा गांव है, राजस्थान से सटा हुआ गांव है, और उसके कारण जो नशे की समस्या कह लीजिए या अपराध की समस्या कह लीजिए, उसके मामले में भी संवेदनशील है। तो इस मद्देनजर मैं मानता हूं कि जो उसकी पुलिस चौकी है उसको थाने में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं इसका प्रस्ताव मैं व्यक्तिगत रूप से भी भेज चुका हूं, पहले प्रशासन के माध्यम से भी आपके पास प्रस्ताव आया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि इसको एक्सपीडाइट करके जल्द से जल्द करवाने का काम करें, और खास करके जो मैंने एडीजे कोर्ट की मांग की और जो हदबंदी नई तरीके से कराई जाए ताकि एक तर्क संगत। तो यही मैं आपसे मंत्री जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि इसके ऊपर वो पूर्ण विचार करके और इनको एक्सपीडाइट कराने का काम करेंगे, इनके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा उनका। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एडीजे कोर्ट बनाने की बात की है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और अब मैं आज की इसकी कार्रवाई का भी
विभाग को लिखूंगा कि हाउस में भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि जल्दी वो रिपोर्ट हमें दी जाए ताकि उसकी कार्रवाई आगे की जा सके। जहां तक चौटाला को चौकी को थाना बनाने की बात है, तो जैसे प्रश्न आया डिप्टी सीएम भी मुझे कह रहे कि भाई थाना तो वहां पे बना ही दो, तो थाना तो हम बना देंगे जी, वहां पे उसको चौकी को थाना कर देंगे। जहां तक ये थाने शिफ्ट करने की आपने ये बात की है, मेरे पास आपके सिरसा की सारी बार एसोसिएशन आई थी, A to Z एडवोकेट्स केम टू माई हाउस, और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये तो गलत हो गया और इसको ऐसे किया जाए। हमने कर दिया, और जो दोनों बड़ा गुड़ा और रोड़ी थाना था वो हमने दोबारा सिरसा में कर दिया। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मैं सर्वे करवाऊंगा, अगर उसमें कोई स्कोप होगा तो हम करेंगे। धन्यवाद। मैं सिर्फ मंत्री जी से यही एक निवेदन भी करूंगा, आह्वान भी करूंगा कि जो अधिवक्ता हमारे डबवाली के हैं, कृपया करके उनसे भी एक बार दोबारा मिलके वो भी आपको अपनी विचार रखना चाहेंगे इसके बारे में, उनकी जो आपत्ति है। और मैं इसलिए, जैसे आपने कहा, मैं नहीं, वो भी आए थे मेरे पास बाद में, मेरे पास तो सारे ही आते हैं। तो मैं बस इस बात का स्वागत करता हूं कि आप इस तर्क संगत तरीके से दोबारा हदबंदी पे विचार जरूर करें ताकि जो न्याय संगत तरीके से हो। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुकंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री भव्य विश्नोई जी। 32 Sir, the derived ratio is approximately 6.4. VLDA have been deputed in government veterinary hospital in 2597 villages. There is no lack of availability of veterinary medicines in veterinary hospitals in this state. अध्यक्ष महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अन्नदाता के जीवन स्तर को सुधारने के अनेकों सकारात्मक कदम उठाए हैं और हमारी राज्य सरकार ने भी पशुपालन को बढ़ावा देकर इस दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। विशेष रूप से गरीब, भूमिहीन और सीमांत किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार की अच्छी नीयत और नीति के बावजूद पर्याप्त और प्रभावी इलाज न मिलने के कारण बड़ी संख्या में पशुधन की मौत हो रही है। उदाहरण के तौर पर जनवरी के महीने में आदमपुर के बासमत गांव के अंदर 15 दिन के अंदर 150 से ज्यादा भैंस और कटड़ों की मौत हुई। असंध के मानपुरा गांव में एक सप्ताह के अंदर 30 पशुओं की मौत हुई। सिरसा के 3 गांवों में 24 घंटे के अंदर 24 पशुओं की मौत हुई। इस प्रकार से अन्य इलाकों में भी अनेकों उदाहरण हम प्राप्त कर सकते हैं। महोदय, हरियाणा की सरकारी पशु अस्पतालों में डॉक्टर, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, VLDA, दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा उपकरणों का भी अभाव है। राज्य में 15-20 गांवों पर एक वेटनरी सर्जन है, जिसके कारण सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। विभागीय आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वेटनरी सर्जन के 1/3 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि कई जिलों में 50% तक पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। इसके चलते लोगों को अक्सर झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिसके कारण पशुओं की मौत हो जाती है। 2 से 3 लाख तक की भैंस इलाज से वंचित रहने के कारण अगर यदि उसका मौत होती है तो किसान और पशुपालकों को भारी आर्थिक हानि से पहुंचता है। हाल ही में ग्रुप सी में 729 नए VLDA की भर्ती की गई थी, जो कि हमारी सरकार की बहुत अच्छी प्रणाली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि रिक्त पदों पर वेटरनरी डॉक्टर, सर्जन, VLDA और गायनेकोलॉजिस्ट की भर्तियां कब तक हो पाएंगी और पशु अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और अन्य उपकरण कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि किसान के लिए पशुधन सबसे बड़ी वह है, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए पिछले हफ्ते ही हमने 700 VLDA की नई भर्ती की है और इस वक्त जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 3059 VLDA में से 2937 हमारे पास भरी हुई है, सिर्फ 122 खाली है। डॉक्टर की कमी थोड़ी सी है, वो हमने रिक्वेशन भेज रखी है, आ जाएगी। इसके अलावा भी हमने 25 तारीख को हम 70 मोबाइल वैन चला रहे हैं, कॉल सेंटर 1 होगा और उस वैन से जो फार्मर की पशु बीमार होगा घर में जाकर के डॉक्टर दवाई
और वेटरनरी सर्जन के घर में जाएगा। हम खुद मॉनिटर करेंगे कि कितनी देर में जाकर के उसका इलाज हुआ है। ये भी देखेंगे, फार्मर से पूछेंगे कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने बताया कि इनके पशुओं की मौत हुई। हरियाणा में पशु बीमा योजना है और 100 रुपये में 200 रुपये में हम बीमा करते हैं। 62 सब देश में सबसे ज्यादा 10-11 लाख के आसपास बीमा पशुओं का हमारे यहाँ हुआ है। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि हमने पशुपालकों को दी है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा बीमित पशु होगा जिसकी मौत हुई है तो उसको मुआवजा हम दिलवाएंगे और इस योजना का लाभ अपने उनको कहो उठाएं। और जो एससी कैटेगरी के भाई हैं उनका पशु का हम फ्री में बीमा कराते हैं। तो पशुपालकों के लिए बहुत सारा काम करने की सरकार की दवाइयां भी हमने रिक्विजिशन कर दी है कि अब जो अगले 100 करोड़ रुपए की दवाइयां हम जो खरीदने का हमारी रेट कॉन्टेक्ट करने की योजना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने बीमा का जिक्र किया तो मैं आपके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पशु का बीमा उसकी कीमत के अनुसार हो। आज यदि भैंस 2 लाख की हो 20 लाख की तो पशुपालक को 60,000 बीमा मिलता है। गाड़ी हम खरीदते हैं तो मारुति का कम, मर्सिडीज का ज्यादा बीमा मिलता है। उसी प्रकार से कीमत के अनुसार बीमा हो, ये मेरा विनम्र सुझाव है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, भेड़ और बकरी चराने वाले सबसे कमजोर और गरीब होते हैं और यदि भेड़ या बकरी को बीमारी पड़ती है तो झुंड के झुंड इकट्ठे मर जाते हैं। वर्तमान में कोई प्रावधान बीमा का नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है, विनम्र सुझाव है कि भेड़ और बकरी पर भी बीमा हमारे किसानों पशुपालकों को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भेड़ और बकरी का बीमा की भी योजना है, वो कम 20-25 रुपए में होती है। और ये जरूर है कि हमारा एक लिमिट है, अब कैपिंग कर रखी है 80-90 हज़ार रुपए तक की हम एक पशु का बीमा करते हैं। इस पे हम विचार कर सकते हैं कि महंगे पशु हैं अगर वो प्रीमियम उस रेशों में देंगे उसका भी बीमा की योजना लेके आ सकते हैं। धन्यवाद। श्री राजेश नागर जी। क्वेश्चन नंबर 33। नो सर। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ग्रेटर फरीदाबाद एक नया टाउन डेवलप हो गया है जिसमें हजारों नए फ्लैट्स, फ्लोर्स, हाई राइज बिल्डिंग, 25 से नए सेक्टर डेवलप हो गए हैं और कई नए सेक्टर आने वाले हैं और इसमें कई कॉलोनियां आती हैं। 80 से ज्यादा गांव हैं और तिगांव ही एक अकेला ऐसा गांव है जिसकी आबादी 50,000 से ज्यादा है। तो आपसे, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक एसडीएम ऑफिस की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, पहली तो माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है कि फरीदाबाद की जो नई एक्सपेंशन हुई है वो यमुना क्रॉस करके और एक नया क्षेत्र तिगांव पिरथला के बीच का बना है जिसको अब लोग एफएमडीए आने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद कहने लगे। मगर आज के दिन क्योंकि लैंड बाउंड्रीज 1 जुलाई 2024 तक सील्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार, कोई भी नई सब डिवीजन, तहसील, उप तहसील बनाने का प्रोविजन सरकार के पास नहीं है। आने वाले भविष्य में इस सुझाव पर जरूर सरकार गंभीरता से विचार करेगी क्योंकि नई जो भौगोलिक स्थिति बन रही है, जनसंख्या का जिस तरीके से विस्तार उस क्षेत्र में हो रहा है, बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार इस पर विचार करेगी। धन्यवाद। श्री प्रवीण डागर जी। श्री 4 सर। मेरे ही आपका चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में यही करेंगे विराम। जल्द लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल के लिए आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।